हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास के एसएस की ऑनलाइन क्लासेज में मैं विकास पारेख आपका स्वागत करता हूं। आज किसी भी नए टॉपिक को पढ़ाने से पहले पुराने टॉपिक के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। पिछली वीडियो जो हमने मुख्यमंत्री से संबंधित पढ़ी थी, देखी थी, उस वीडियो से एक कमेंट आया था आपकी तरफ से ही। एक स्टूडेंट्स मोहम्मद कैफ ने एक प्रश्न पूछा था कि क्या अविश्वास प्रस्ताव से अभी तक कोई सरकार गिरी है क्या, यानी किसी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया है। अच्छा लगा ये जानकर कि आप मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही वीडियोस यानी टॉपिक्स को बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं और क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मोहम्मद कैफ, काफ़ी खुश हूं मैं आपसे कि आपने ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करने का प्रयास किया। तो कैफ, आपको ये बता दूं कि कर्नाटक सरकार इस अविश्वास प्रस्ताव से गिरने वाली सरकार है। कुछ समय पहले कर्नाटक सरकार में एच.डी. कुमारस्वामी कुमारस्वामी, जिनका पूरा नाम हरदन अली देवगौड़ा कुमारस्वामी था, इनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और 14 महीने के बाद इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। एच.डी. कुमारस्वामी के बाद जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे वो बी.एस. येदियुरप्पा बनाए गए थे। यानी आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का जो जवाब आता है वो ये आता है कि कर्नाटक सरकार अविश्वास प्रस्ताव से गिरने वाली सरकार है, जो 14 महीने के बाद यानी पद ग्रहण करने के 14 माह बाद यानी 1 साल 2 माह के बाद इन्हें अपदस्थ कर दिया गया। बात करें यदि देश की, तो देश में अब तक, देश की लोकसभा में, संसद के अंतर्गत अब तक 26 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं। देश की संसद की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ मुख्यमंत्री वाली बात नहीं कर रहा। देश की संसद, क्योंकि प्रधानमंत्री के खिलाफ भी संसद में, लोकसभा के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। 26 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए और सबसे पहले जो अविश्वास प्रस्ताव लाया वो खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। लेकिन ये प्रस्ताव सफल नहीं हो पाया, अर्थात ये प्रस्ताव खारिज हो गया। उसके बाद तमाम अन्य प्रकार के प्रधानमंत्री, जिनमें लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, ऐसे तमाम प्रधानमंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इंदिरा गांधी के खिलाफ तो 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाए गए वो विपक्ष के द्वारा लाए गए थे। संसद में बहुमत अधिक था, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन एक बार भी सफल नहीं हो पाया। अब तक अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाली सरकार अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई की सरकार थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी पिछले सेशन में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन लोकसभा में बहुमत अधिक होने के कारण इनका अविश्वास प्रस्ताव भी खारिज हो गया, अर्थात सफल नहीं हो पाया। तो उम्मीद करता हूं इस अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित आपके मन में जो शंकाएं थी उनका समाधान हो चुका होगा कि कर्नाटक सरकार
एच.डी. कुमारस्वामी की सरकार, हरदन अली देवगौड़ा जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, इनकी सरकार को अपदस्थ किया गया और इनके बाद बी.एस. येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। देश में अब तक 26 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हो पाया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई ऐसे तमाम प्रधानमंत्रियों के लिए लाया गया था, लेकिन प्रस्ताव अभी तक सिर्फ 2 बार ही पारित हो सका, एक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में और दूसरा मोरारजी देसाई की सरकार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव सफल नहीं हो सका। ये थी पिछली वीडियो की कुछ चर्चा जो मोहम्मद कैफ के द्वारा सवाल पूछा गया था। इसकी उम्मीद करता हूं कि मोहम्मद कैफ आप मेरे जवाब से सहमत हो चुके होंगे, संतुष्ट होंगे। आइए आज बात करते हैं हमारी एक नए टॉपिक की, और वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका की चर्चा हम पिछली वीडियो में जब केंद्र सरकार के बारे में हमने पढ़ा था, तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हमने तमाम बातों का अध्ययन कर लिया था। उस सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत हमने संपूर्ण बातें, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय में कैसे न्यायाधीशों का चयन होता है, न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं, क्या है उनकी योग्यताएं और क्या है उनके कार्य क्षेत्र, सर्वोच्च न्यायालय की बातें हम कर चुके थे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारे राज्यों के अंतर्गत स्थित न्यायपालिका अर्थात उच्च न्यायालय की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करें भारत के अंतर्गत एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है, और एकीकृत न्यायपालिका के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय और फिर नंबर 3 स्तर पर जिला व सत्र न्यायालय शामिल किए जाते हैं। सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है, जिसको दूसरे शब्दों में उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। ये देश की राजधानी दिल्ली में है। एक है जिसकी चर्चा हम कर चुके थे और जिसमें वर्तमान में 1+33 न्यायाधीश हैं, अर्थात एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI प्लस 33 अन्य न्यायाधीश हैं जो देश के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। इसके बाद उच्च न्यायालय है जो राज्यों के अंतर्गत स्थित है। उच्च न्यायालय की यदि हम चर्चा करें तो संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर 231 अनुच्छेद 214 से 231 के मध्य उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। ये जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 214 से 231 तक जो जानकारी आती है वो उच्च न्यायालय से संबंधित बातों की है। अनुच्छेद 214 आर्टिकल 214 ये कहता है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होंगे। अनुच्छेद 214 ये स्पष्ट करता है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होंगे। साथ ही साथ ये भी स्पष्ट करता है कि 2 राज्य एक उच्च न्यायालय को साझा कर सकते हैं।
अब देखा जाए तो हमारे देश में कई राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन हमारे देश में उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो सिर्फ 25 है। कारण है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो अपने न्यायालय साझा करते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब। इनका जो उच्च न्यायालय है वो कॉमन है, साझा है। इसके अलावा महाराष्ट्र का जो मुंबई उच्च न्यायालय है ये भी दमन दीव और दादर नागर हवेली के उच्च न्यायालयों के लिए साझा रूप से कार्य करता है। तो कई ऐसे न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय हैं जो 2 राज्यों के लिए कार्य करते हैं या 2 से अधिक राज्यों के लिए कार्य करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की यदि हम बात करें तो केवल दिल्ली के अंतर्गत ही उच्च न्यायालय स्थापित है। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय की स्थापना नहीं की गई है। तो बात इतनी सी आती है कि अनुच्छेद 214 ये कहता है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होंगे और 2 राज्य एक उच्च न्यायालय को साझा कर सकते हैं। आइए बात करें हम भारत में जो सर्वप्रथम उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे वो कब और कहां किए गए थे। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय 1862 में कलकत्ता, मद्रास जिसको चेन्नई बोला जाता है और बंबई में स्थापित हुए थे। सबसे पहले इन 3 क्षेत्रों में कलकत्ता, मद्रास और बंबई, इन शहरों को प्रेसिडेंसी शहर भी कहा जाता था। प्रेसिडेंसी शहर की अगर हम बात करें तो एज ए राजधानी क्षेत्र भी कह सकते हैं, जहां संपूर्ण सुख सुविधाएं हुआ करती थी। अंग्रेजी शासन के समय का ये शब्द है प्रेसिडेंसी शहर। ये एक ऐसे शहर होते थे जो सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हुआ करते थे। और हम ये जानते भी हैं कि 1911 से पहले हमारे देश की जो राजधानी थी वो कलकत्ता ही थी। तो एज ए राजधानी क्षेत्र के रूप में जो संपूर्ण सुख सुविधाओं से युक्त होते थे उन्हें प्रेसिडेंसी शहर कहा जाता था। और प्रेसिडेंसी शहर में उस समय सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, मद्रास और बंबई के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। इसके पश्चात 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। ध्यान दीजिए, वैसे ये कहा जाता है कि उच्च न्यायालय राज्य की राजधानी में होगा, लेकिन कुछ राज्य इनके अपवाद स्वरूप भी पाए जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लेकिन उच्च न्यायालय जो स्थापित किया गया है वो इलाहाबाद में किया गया है। लखनऊ में उसकी खंडपीठ स्थापित की गई है। उसी तरह से राजस्थान की राजधानी जयपुर है, लेकिन राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। मुख्य पीठ, मुख्य शाखा जिसको कह सकते हैं, जयपुर में इसकी ब्रांच है अर्थात खंडपीठ है। आमतौर पर मोस्टली उच्च न्यायालय राज्य की राजधानी में होते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में ऐसा नहीं है। कुछ राज्यों में दूसरे शहरों के अंतर्गत उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं। तो हमने 2 चीजें अभी देखी कि 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय
मद्रास उच्च न्यायालय और बंबई उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे और उसके बाद 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। चर्चा करते हैं आगे। आखिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 216 ये कहता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश होगा। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, जिसको न्यायमूर्ति भी बोलते हैं, एक मुख्य न्यायमूर्ति प्लस अन्य न्यायाधीश होंगे, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब आप ये सोच सकते हैं कि एक मुख्य न्यायमूर्ति तो ये हो गए, यानी न्यायाधीश हो गए। अभी अन्य न्यायाधीश कितने होते हैं? जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में 33 प्लस 1 है, अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश हैं, उसी तरह राज्यों के उच्च न्यायालयों में ये अन्य की जो संख्या है वो फिक्स नहीं है। कारण है, कुछ राज्य जनसंख्या के लिहाज से काफी बड़े हैं तो कुछ राज्य जनसंख्या के लिहाज से छोटे। जिन राज्यों में जनसंख्या अधिक होगी उन राज्यों में अपराध भी अधिक होंगे, मुकदमे भी अधिक होंगे, तो उनकी सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश भी अधिक होने चाहिए। लेकिन जिन राज्यों में जनसंख्या कम है, अपराध भी कम है, मुकदमे भी कम है, तो ऐसे में न्यायाधीशों की संख्या भी कम होगी। तो इसीलिए यहाँ अन्य न्यायाधीश को फिक्स नहीं रखा गया है। जनसंख्या के हिसाब से उस राज्य में समय समय पर संसद के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर दी जाती है। जिस तरह हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय की हम बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 50 अन्य न्यायाधीश होंगे। 50 अन्य होंगे, ये स्वीकृत पद है हमारे राजस्थान में। लेकिन वर्तमान में जो हमारे उच्च न्यायालय में वो कार्य कर रहे हैं वो 1 प्लस 27 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश और 27 अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं वो इंद्रजीत महांती हैं। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा सकता है। इंद्रजीत महांती राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनका कार्यकाल 6 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ हुआ है। अर्थात शॉर्टली यदि हम बात करें राज्यों के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से काफी बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19 करोड़ 95 लाख है, जो वर्तमान में और भी बढ़ गई होगी। तो ऐसे में जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर जो उच्च न्यायालय के लिए जो स्वीकृत पद हैं वो राजस्थान से कहीं ज्यादा हैं। यहाँ पर जो उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं वो 1 प्लस 108 न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं
कि राजस्थान के अंतर्गत तो 1+27 है और यहाँ पर 1+108 है। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय अर्थात इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मैं बात कर रहा हूं, जिसके मुख्य न्यायाधीश विनोद माथुर हैं। ये कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं जिससे आपको अपडेट रहना चाहिए। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति इंद्रजीत महांती, जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं वो विनोद माथुर हैं। यहाँ पर 1+27 कार्य कर रहे हैं, जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 1+108 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, यानी न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं। तो उच्च न्यायालय से संबंधित हमने कुछ बातों पर चर्चा की। आगे आते हैं और चर्चा कर लेते हैं लास्ट टॉपिक की आज के। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं कि कौन व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। सबसे पहली बात करें आर्टिकल 217 अनुच्छेद 217(1) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता को बताते हैं, जिसमें पहली योग्यता वह भारत का नागरिक हो। ये तो कॉमन योग्यता है, सब में चलेगी। दूसरी योग्यता जो आती है वह कम से कम राज्य के किसी न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। जहां सर्वोच्च न्यायालय में, अगर आपको याद हो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता में एक योग्यता आई थी कि वह कम से कम उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। लेकिन यहां जो योग्यता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए, वो यह है कि वह कम से कम राज्य के किसी न्यायालय में, अर्थात उच्च न्यायालय से जस्ट नीचे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स आता है, अर्थात जिला एवं सत्र न्यायालय, उस न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायाधीश पद पर रह चुका हो, या वह कम से कम उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। काफी अंतर है। यहां 10 वर्ष तक न्यायाधीश रहेगा, किसमें? जिला एवं सत्र न्यायालय के अंतर्गत, जबकि इसमें यह कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालय में ही अधिवक्ता अर्थात वकालत कर चुका हो, वकील रह चुका हो किसी भी उच्च न्यायालय में, तो उसे भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना सकते हैं। यहाँ वकालत की बात की जा रही है, अधिवक्ता की बात की जा रही है। यदि वो 10 वर्ष तक वकील है तो उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना सकते हैं। लेकिन 10 वर्ष तक वकील कहां पर? जिला न्यायालय में नहीं, अपितु उच्च न्यायालय में। और या फिर वह किसी जिला न्यायालय में 10 वर्ष न्यायिक पद पर रह चुका हो। तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं। आज के लिए इतना ही काफी है। उच्च न्यायालय से संबंधित तमाम बातों की चर्चा आगामी वीडियो में की जाएगी। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। तब तक के लिए देखते रहिए आपकी 10th की एसएस की ऑनलाइन क्लासेज। धन्यवाद।